खाली घर एपिसोड 1। दिसंबर की ठिठुरती रात थी। चांदनी चटकी हुई थी। गहरे कोहर ने चौधरी के चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमाकर बुझ गए थे। लालटेनें धुंधला गई थीं। लोग लिहाफों में घुसे दिन भर की नाआसूदा जिंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। वो पुरकैफ ख्वाब देखने में मशगूल थे। कोई 12 का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में जहां से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले की पुलिया पर काला बिल्ला बैठा था। इस ठिठुरती रात में ये वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। न सिर्फ जाग रहा था बल्कि अगले पांव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात ना हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवा चल रही हो, चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरकैफ चांदनी बरस रही हो। उस काले बिल्ले को कतन सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकानों में सुकड़े सिमटे सो रहे थे। सब सो रहे थे। पूरी फजा पर नींद तारी थी। चांद भी कोहर में डूबा हुआ ऊँग रहा था। लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पांव बड़े मजे से चाट रहा था, जैसे उसके पांव पर शहद लगा हो। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें रेल की पटरी पर जमी हुई थीं और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से उसे वो आवाज सुनाई दी जिसका वो मुंतजिर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी। उसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। आवाज बढ़ती गई और अचानक उस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज थी। फिर कोहर में डूबा हुआ एक रोशनी का धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। ट्रेन की धड़धड़ाहट और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों में गाड़ी उस छोटी सी पुलिया से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला हुर्रा कर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें इंजन पर गाड़ दी। उसी वक्त ट्रेन को ब्रेक लगने शुरू हो गए। ड्राइवर को कई इंसान सफेद चादरों में लिपटे हुए नजर आए थे। वो बराबर पटरी पर सर रखे लेटे हुए थे। वो उसे अचानक ही दिखाई दिए थे। कोहर इतनी गहरी थी कि करीब की चीज भी धुंधली दिखाई दे रही थी। ड्राइवर को जब ये इंसान पटरी पर लेटे हुए नजर आए तो गाड़ी उनके सर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अब ट्रेन के नीचे आने से नहीं बचा सकती थी। फिर भी ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते रुकते भी उन सफेद लाशों से गुजर गई। गाड़ी की आखिरी बोगी पुलिया के सामने रुकी। काले बिल्ले ने पुलिया से छलांग लगाई और गार्ड के कंपार्टमेंट की तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। गार्ड अशरफ अहमद जो ऊँग गया था, गाड़ी के रुकते ही चौंक गया। उसने खिड़की को उठाकर देखा। दूर तक किसी स्टेशन के आसार न थे। उसके हिसाब से अभी स्टेशन आने में 1 घंटा बाकी था। फिर ये गाड़ी कहाँ रुक गई? अशरफ अहमद ने जल्दी से अपनी टोपी सर पर रखी, लाइट उठाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका। चांदनी रात के बावजूद उसे कोहर के अलावा कुछ नजर न आया। वो अपने डब्बे से नीचे उतरा ताकि ड्राइवर के पास जाकर सूरत हाल मालूम करे। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर पांव रखा ही था कि उसके कानों में म्याऊं की आवाज आई। अशरफ अहमद को बड़ी हैरत हुई कि इस ठिठुरती रात में ये बिल्ली कहां से आ गई। ये वक्त ज्यादा सोचने का ना था। उसने लाइट का रुख काले बिल्ले की तरफ किया और उस पर सरसरी सी निगाह डालते हुए आगे बढ़ गया। उस वक्त उसके सर पर यह फिक्र सवार थी कि गाड़ी क्यों रुकी। गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और गार्ड के डब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिल गुर्दे का आदमी था, लेकिन उसे आगे जाते हुए अचानक खौफ सा महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी फैल गई। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहां कुछ न था। फिर वो अपने खौफ को झटक कर तेज तेज इंजन की तरफ बढ़ने लगा। अभी अशरफ अहमद दूर न गया था कि उसे सामने से कोई टॉर्च लिए भागता हुआ नजर आया। वो इंजन ड्राइवर सादिक हुसैन था। वो टॉर्च की रोशनी ट्रेन के नीचे डालता हुआ तेजी से भागा आ रहा था। गार्ड अशरफ अहमद को देखकर रुक गया।
क्या हुआ? अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन को पहचान कर पूछा। क्या किसी ने जंजीर खींची है? नहीं सर, गाड़ी मैंने खुद रोकी है, सादिक हुसैन ने हाँफते और कांपते हुए कहा। क्यों, खैर तो है? अशरफ अहमद की पेशानी पर बल पड़ गए। खैर नहीं है सर, मुझे यकीन है वो सब मर गए होंगे। सादिक हुसैन बहुत परेशान था। कौन मर गए होंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? अशरफ अहमद ने घबरा कर पूछा। मेरे साथ आ जाइए, आगे चलकर देखते हैं। सादिक हुसैन अशरफ अहमद के डब्बे की समत पढ़ते हुए बोला। फिर हुआ क्या, कुछ बताओ तो, अशरफ अहमद ने पूछा। सर खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। वो लोग मुझे अचानक नजर आए थे और जब नजर आए उस वक्त गाड़ी उनके सरों पर पहुंच चुकी थी। सादिक हुसैन अपनी धुन में बोले जा रहा था। कौन थे वो लोग? इस ठिठुरती रात में ऐसे जंगल में वो क्या कर रहे थे? अशरफ अहमद उसके साथ साथ गाड़ी के नीचे पटरियों पर रोशनी डालता तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कई थे और सफेद चादरों में लिपटे हुए, सर पटरी पर रखे लेटे थे। बस इतना ही देखा था, सादिक हुसैन ने बताया। अब अशरफ अहमद का डब्बा आ चुका था। अब तक उन्हें कुछ नजर न आया था। सादिक, यहां तो कुछ भी नहीं है, अशरफ अहमद ने पटरियों पर दूर तक नजर डालते हुए कहा। सर थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख लें, सादिक हुसैन ने कहा। तब आगे बढ़कर अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार खुदा का कुछ खौफ खाओ, इस सर्दी में कौन पटरी पर सर रख कर लेटेगा, और वो भी सफेद चादरों में? अगर किसी को खुदकुशी करना ही थी तो उसे ट्रेन की जरूरत ना थी। इस जंगल में बंदा लेटे ही लेटे अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर मैं सच कहता हूं, मैंने इन आंखों से 4-5 आदमियों को पटरी पर सर रखे लेटे हुए देखा था। तभी तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे, सादिक हुसैन ने बड़े यकीन से कहा। अच्छा, अब जो हिमाकत होना थी वो हो गई। गाड़ी चलाओ। ये 10 मिनट तुमने जो बर्बाद किए हैं इसे बराबर करो। गाड़ी को स्टेशन पर राइट टाइम पहुंचना चाहिए। ये कहकर अशरफ अहमद डब्बे में चढ़ गया। सादिक हुसैन नातिम होता हुआ इंजन की तरफ बढ़ा। उसे अपनी नजरों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने देखा क्या था। यहां से वहां तक उसे कोई ऐसी चीज नजर न आई थी जो इंसानों का रूप धार लेती। बहरहाल वो फरेब नजर का शिकार हुआ था। ये बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब स्टेशन आने के कोई आसार पैदा न हुए तो कई मुसाफिरों ने ठंडी हवा की परवाह किए बगैर खिड़कियां उठाईं। बाहर उन्हें पुरहैबत सन्नाटे और धुंध के सिवा कुछ नजर न आया। वो हैरान रह गए कि जंगल में आखिर गाड़ी किस लिए रुकी। किसी ने कहा, यार कहीं डाकू ना आ गए हों। कोई बोला, क्या पता किसी ने जंजीर ही खींची हो। एक मुसाफिर ने जो खिड़की से बाहर झांक रहा था, उसने ड्राइवर सादिक हुसैन को टॉर्च लिए गुजरते देखा तो समझा गार्ड है। वो उससे मुखातिब हुआ, गार्ड साहब क्या हुआ? भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर गाड़ी क्यों रुकी हुई है? मैं इसे अभी चलाता हूं जाकर, आप फौरन खिड़की बंद कर लें। सादिक हुसैन ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। सादिक हुसैन के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुसाफिर खौफजदा हो गया। उसने फौरन खिड़की बंद कर ली। चंद मिनटों के बाद गाड़ी ने हरकत की और फिर उसने बहुत जल्द रफ्तार पकड़ ली। सादिक हुसैन ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर अगले स्टेशन पर राइट टाइम पहुंचा दिया। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही गार्ड अशरफ अहमद अपने डब्बे से बाहर आया। सर्दी अपने उरूज पर थी। अशरफ अहमद के दांत बज रहे थे। उस स्टेशन पर गाड़ी 10 मिनट ठहरती थी। उसने सोचा चलकर चाय के स्टॉल पर चाय पी ले। गार्ड के उतरने के बाद वो काला बिल्ला भी डब्बे से बाहर आया। गार्ड का डब्बा प्लेटफॉर्म से पीछे था। काले बिल्ले ने डब्बे से जमीन पर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जैसे वो फजा में तहलील हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरा। हाँ, अलबत्ता एक लहीम शख्स कंबल ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा था। उस स्टेशन पर चंद मुसाफिर डब्बे से बाहर आए। ये ज्यादातर चाय की फिक्र में ही उतरे थे। 1-2 मूंगफली के ठेले की तरफ भी बढ़े। उस लहीम शहीम शख्स ने प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी के डब्बे पर नजर डाली। उस डब्बे का दरवाजा खुला हुआ था। वो पूरे इत्मीनान से डब्बे में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर फर्श पर बैठ गया। उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा छुप गया था। बस नाक और मुंह का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी चाल ढाल और लिबास से कोई मजदूर दिखाई दे रहा था। किसी मुसाफिर ने उस पर कोई तवज्जो न दी। ये दराज कद लंबा चौड़ा आदमी जिस डब्बे में चढ़ा था उससे मुल्हक बोगी में एक बारात जा रही थी। बोगी रिजर्व थी।
उसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर न था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर उसमें चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अब भी बड़े स्टेशन पर कुछ मुसाफिर उधर आने की कोशिश करते थे। अब उन लोगों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कोई कितना ही दरवाजा पीटता, ये न खोलते। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेल रहे थे, लड़कियां गानों में मसरूफ थीं। ये तय किया गया कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूं ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो उन्हें फौरन उठा दिया जाता, उनके ऊपर से कंबल खींच लिया जाता, या लड़कियों से ढोलक लेकर उनके कान पर बजाई जाती, तो वो बेचारे खिसियाकर उठ जाते और कहते, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखे और उसे जहां भी कोई सोता हुआ नजर आए फौरन थाने में आकर इत्तला दे। इस बारात के मोहम्मद लोग यानी दूल्हा के अब्बा, ताया, चचा और मामू वगैरह या उन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के एक कोने में अपनी महफिल जमाए हुए थे। किस्से कहानियां चल रही थीं, आप बीती और जग बीतियां सुनाई जा रही थीं। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिल फरामोश वाक़या सुनाए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या नहीं, 2 वाक़यात सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने गिर्द अच्छी तरह कंबल लपेटते हुए कहा, ये दोनों वाक़यात सच्चे हैं, मैं बजाते खुद इनका ऐनी शाहिद हूं। मामू, क्या आपने जिन देखे हैं? दूल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियां चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वो फौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ, अकबर, न सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने उनकी आवाज़ भी सुनी है। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और उन दिनों का जिक्र है जब मेरी उम्र 14-15 साल होगी। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग सूफी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आया करते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुंचते पहले उस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर उस घर के मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ न आ जाती कि अच्छा सूफी साहब उठ गया, उस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफी अमजद को मालूम था कि इस महल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ने के आदी न थे, बख्शते वो उन्हें भी ना थे। उनका दरवाज़ा भी वो उस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब न मिल जाता। नींद तो उनकी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफी साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, बस लिहाफ में तिलमिला कर रह जाते। सूफी अमजद को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारिक भी मज़े की चीज़ थे। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नब्ज़ पर उनका हाथ है। मरीज़ बड़ी शब्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर तारिक की गर्दन झुकती चली जा रही है। मरीज़ समझ रहा है कि वो नफ्स पर हाथ रखे बड़ी तवज्जो से उनका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुंचे हुए होते। मरीज़ चौंकता उस वक्त जब डॉक्टर की गिरफ्त नफ्स पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज़ बेचारा उन्हें हिलाता। डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये बताओ, खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज फिर से शुरू हो जाता। उन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े मशहूर थे। उनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतने जोर से लेते थे कि हमारे घर तक उनकी आवाज़ आती, बल्कि पूरी गली में उनके खर्राटे गूंजते। उन डॉक्टर तारिक को सूफी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ और ख़ुद उनकी आवाज़ डॉक्टर तारिक के खर्राटों में दब जाती। सूफी अमजद बेचारे उठा उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारिक की मरियल आवाज़ आती, अच्छा सूफी साहब, शुक्रिया। उनकी आवाज़ सुनकर सूफी साहब कहते, देखो दोबारा ना सो जाना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते। क्या वो उठकर दोबारा सो जाते थे? अकबर ने पूछा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, फुरकान मामू ने जवाब दिया। सूफी साहब जब लोगों को उठाकर वापस आते तो डॉक्टर तारिक का दरवाज़ा एक मर्तबा और बजाकर गुजर जाते। सूफी साहब के अलावा एक पार्टी और नमाजियों को उठाने आती थी। ये लोग सूफी साहब से बहुत पहले आते थे।
उस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे ये समझ ना आता। आवाज़ों से महसूस होता कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेजी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे किसी को मालूम ना था। महल्ले के सब लोग उन्हें फ़कीर ही समझते थे। मैं उन दिनों 8वीं या 9वीं में पढ़ता हूँगा। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हमें इस मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक किसी से मिलना तो मुश्किल थी, लिहाजा ये प्रोग्राम बनाया कि टीन के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाए और कोई कव्वाली गाते हुए गलियों से गुजरना चाहिए। खैर, सुबह को जब मेरी ढोलक और गाने की आवाज़ से आंख खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया। दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप उन लोगों के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने घर का दरवाज़ा न खोला था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि मेरे दोस्त जैसे ही करीब आएंगे मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर शोर मचाता उनके सामने आ जाऊंगा। मैं उन्हें दहशत ज़दा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चीख मारकर उन लोगों के ऊपर कूद गया। उन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टेप को हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस ची ची चूं चा की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि ये खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज़ पड़ी, हम वो नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। इस आवाज़ को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मेरे दोस्त अभी नहीं आए थे। मैंने फ़कीरों की टोली को अपना दोस्त समझकर उन्हें डरा दिया था। मैं गली की उस समत पड़ा जिधर से उन दोस्तों को आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाने बजाने की आवाज़ें सुनी। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि यह फ़कीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने ही दोस्त थे जो मुझे जुल दे गए थे। मुझे उनकी शरारत पर गुस्सा आया। मैं फ़ौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ उनके नज़दीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही वो एकदम फिर खामोश हो गए। मैंने गुस्से से कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं, आ जाओ फिर हमारे साथ। गाने बजाने की फिर आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ ज़रा फासले से आ रही थी। मैं फिर उनके पीछे भागा। अब मुझे ताव आ गया था कि इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, इनमें से किसी एक को काबू कर लूंगा। मैं जैसे ही नज़दीक पहुंचा, गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज़ आई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर उठाओ। फिर मुझे बाजुओं से 2 लड़कों ने पकड़ लिया और तेज़ी से मुझे भगा कर ले चले कि मुझे ये एहसास हो कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। अब दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे। मस्जिद नज़दीक ही थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजे में खड़े होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। उसमें मुश्किल से 40-50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो मैंने मस्जिद के पेश इमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा। मैं फौरन रुक गया। मैंने सोचा कि मौलवी मुख्तार से पूछ लूं कि यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नज़दीक आए तो मैंने देखा कि वो कुछ गुस्से में हैं। मेरे कुछ सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। उनके गुस्से से डरकर मैं वहाँ से भाग आया और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए कैसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही उससे शिकायत की, यार तुम लोग अजीब हो, मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे अगर साथ नहीं ले जाना था तो मुझसे साथ चलने के लिए कहा क्यों था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, फुरकान, हम लोग सुबह आए कब? मैं हमीद के घर गया, वो उठा ही नहीं। आवाज़ें दे दे कर थक गया। उसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बुखार हो गया था। बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया। तुम्हारे घर भी ना आया, मैं जाकर खामोशी से सो गया। कैसर झूठ मत बोलो, ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में कहा, मैंने तुम लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो अरशद के घर चलो, वहां तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैसर ठीक कह रहा था, उसने झूठ नहीं बोला था।
उस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिलकर हो गई थी। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो वहां इमाम एक मोहल्ले के बुजुर्ग थे। नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा। मौलवी साहब कहाँ हैं? उस नमाजी ने बताया, मौलवी मुख्तार बीमार हैं। बीमार हैं? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने उन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने कैसे मस्जिद में देख लिया, जबकि वो सुबह मस्जिद में नहीं आए? सुबह चौधरी साहब ने नमाज पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद नहीं आए थे तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर यह सवाल था कि वो नमाज किसकी हो रही थी। वो अगर लड़के नहीं थे तो फिर कौन थे? फुरकान मामू वो कौन थे? अकबर ने पूछा।